अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैकेनिज़्म ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस जानदारों या लिविंग ऑर्गेनिज़म में किस तरीके से अपना काम करती है। तो होम्योस्टेसिस जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज़म में दो तरीक़ों से जो है अपना काम करती है, यानी नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक। सबसे पहले हम नेगेटिव फीडबैक की डिफिनीशन पढ़ते हैं और आगे डिस्कशन करते हैं। It is negative feedback. It is a type of regulation in biological systems in which the end product of a process in turn reduce the stimulus of the same process. डिफिनीशन का क्या मतलब है? डिफिनीशन का मतलब यह है कि लेट सपोज़ हमारे जिस्म में एक प्रोसेस हो रहा है, एक एक्टिविटी हो रही है और उस प्रोसेस के एंड में हमें एक चीज़ हासिल होती है, एक प्रोडक्ट हासिल होता है। और वो प्रोडक्ट जब उसकी मिकदार जब बढ़ जाती है तो ये इजाफी प्रोडक्ट या ये प्रोडक्ट जो है ये क्या करता है, ये इस प्रोसेस का स्टिमुलस जो इनिशियल जो स्टिमुलस था उसको रोकती है या कम कर देती है। तो ये चीज़ जो है ये नेगेटिव फीडबैक, ये हम एक मिसाल से आसानी से इसको समझ सकते हैं और इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। एग्जांपल क्या है, मिसाल क्या है? मिसाल ये है कि हमारे बॉडी में जो वाटर कंटेंट है उसको किस तरह मेंटेन किया जाता है बाय होम्योस्टेसिस, बाय आवर बॉडी होम्योस्टेसिस सिस्टम। तो एग्जांपल ये है कंट्रोल ऑफ वाटर कंटेंट इन आवर बॉडी। अच्छा, गर्मी के मौसम में जब जिस्म से पसीना निकलता है तो हमारे जिस्म में पानी की मिकदार जो है वो नॉर्मल से कम हो जाती है। नॉर्मली एस्टिमेट ये है कि तकरीबन 60% ह्यूमन बॉडी में वाटर कंटेंट मौजूद है। तो 60% से ये मिकदार कम हो जाती है गर्मी के सीज़न में, क्योंकि जिस्म से पसीना निकलता है और वाटर लॉस्ट हो जाता है बॉडी से। तो ये जो पानी की मिकदार जब जिस्म में कम हो जाती है 60% से, ये एक स्टिमुलस है। ये तो गर्मी के मौसम में जब हमारे बॉडी में वाटर का कंटेंट जो है वो 60% से कम हो जाता है तो ये स्टिमुलस जो है, ये पानी जो है ब्लड से भी कम हो जाता है, बॉडी से भी कम हो जाता है। तो ये स्टिमुलस जो है ब्लड जब पूरे बॉडी में सर्कुलेट करती है, ब्लड जब ब्रेन तक पहुंच जाता है तो ब्रेन का जो हाइपोथैलेमस पार्ट है वो इस पानी की कमी की जो स्टिमुलस है इसको सेंस कर देता है, उसको महसूस कर देता है। तो हाइपोथैलेमस क्या कर देता है? हाइपोथैलेमस इसके अगेंस्ट एक एक्शन करेगा। वो क्या कर देता है? वो स्टिमुलेट करता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब को, पिट्यूटरी ग्लैंड को ये स्टिमुलेट कर देता है हाइपोथैलेमस। और पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब है, नीचे वाला जो लोब है, वो क्या कर देता है? वो मोर एडीएच को रिलीज़ करता है। इट रिलीज पोस्टीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज मोर एडीएच। एडीएच क्या है? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो कि एमसीक्यूज़ के लिए भी आप याद रखें। एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या इसको वैसोप्रेशन भी कहा जाता है। वैसोप्रेशन जो है ये या एडीएच जो है ये ब्लड के ज़रिए जो है ये मूवमेंट करता है, ये सर्कुलेट होता है इन आवर बॉडी। और जब ये एडीएच जो है ब्लड के ज़रिए हमारे किडनीज तक पहुंच जाता है, यहाँ इसका जो एडीएच का जो रीजन है जहाँ पर ये एक्शन करेगा, इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो क्या है? वो किडनीज़ है। और किडनीज़ में नेफ्रॉन होते हैं। किडनीज़ के जो यूनिट है वो नेफ्रॉन कहलाते हैं। मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो किडनीज़ में मौजूद होते हैं। नेफ्रॉन क्या है? नेफ्रॉन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ट्यूब्स है, स्मॉल माइन्यूट ट्यूब्स है, जिसका काम यह होता है कि ये ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को जो है वो ब्लड से इजाफी चीज़ें जो है वो निकालते हैं। तो ज़्यादा मिकदार में जब एडीएच रिलीज़ होगा तो इसका असर ये होगा कि नेफ्रॉन के जो वॉल्स है, जो दीवारें हैं, वो परमिएबल हो जाते हैं, वो वाटर के लिए परमिएबल हो जाते हैं। उससे वाटर फिर निकलता है और वापस ब्लड में चला जाता है। तो ये चीज़ जो है, ये बात जो है ये हम इस डायग्राम से एक्सप्लेन करेंगे। ये जो ब्लू कलर में आपको नज़र आ रहा है ये ट्यूब सा जो है, ये क्या है? ये नेफ्रॉन है। ये नेफ्रॉन की डायग्राम है। नेफ्रॉन में यहाँ पर जो है ये आपको नज़र आ रहा है, ये रेड कलर में एक गच्चा सा है या सर्कुलर जो स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है? ये जो है ये हमारे साथ ग्लोमेरुलस है, ये बोमेन कैप्सूल है। ये जो उसके इर्द गिर्द जो स्ट्रक्चर है बोमेन कैप्सूल है, ये प्राइमरी कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल है।
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, और ये लूप ऑफ हेनले है, और ये DCT हमने लिखा है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और आगे जाकर ये जो है कलेक्टिंग डक्ट, ये कलेक्टिंग डक्ट है, CD हमने लिखा है, तो इसका मतलब है कलेक्टिंग डक्ट। अब प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि हमारा जो ब्लड है, ब्लड जो है वो जब किडनीज तक पहुंच जाता है तो एक नेफ्रॉन के अंदर ब्लड जो आर्टरीज होते हैं, जो आर्ट्रियोल होते हैं, एफरेंट आर्ट्रियोल जो है वो नेफ्रॉन के अंदर इस ग्लोमेरुलस के अंदर चला जाता है, और इससे जो बाहर आर्ट्रियोल निकलता है इसको हम एफरेंट आर्ट्रियोल कहते हैं। एफरेंट आर्ट्रियोल जो है ये आगे जाकर फिर एक कैपिलरीज, एक जाल सा बना लेते हैं। ये रेड कलर में आपको जो नज़र आ रहे हैं इसको इन कैपिलरीज को हम पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज कहते हैं। ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो होते हैं ये नेफ्रॉन के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। अच्छा, प्रोसेस ये है कि इस ब्लड में जो इजाफी चीज़ें होती हैं वो यहाँ से यहाँ पर प्रेशर बढ़ जाता है, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, और इस इजाफी प्रेशर की वजह से जो वाटर कंटेंट है या इसके अलावा जो साल्ट्स है या जो बाकी जो केमिकल्स है वो इस ब्लड से निकल जाता है, और सारी चीज़ें निकल जाती है और इस नेफ्रॉन के अंदर आ जाती है। वो सारी इजाफी चीज़ें जो है वो इस नेफ्रॉन के ट्यूब के ज़रिए से आगे जाती है, चाहे वो इजाफी पानी हो, चाहे वो कोई और केमिकल्स हो, साल्ट्स हो, तो ये सारी चीज़ें जो है ये यहाँ से गुज़र कर नेफ्रॉन के ट्यूब से गुज़र कर यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट में आ जाती है, और कलेक्टिंग डक्ट से आगे जाकर यूरिन की शक्ल में बॉडी से निकल जाते हैं। लेकिन गर्मी के मौसम में चूँकि पानी की कमी आ गई है, जिस्म से पसीने की शक्ल में पानी लॉस्ट हो गई है, ज़ाया हो गई है, निकल गई है पानी, तो क्या होता है? होता यह है कि यहाँ पर जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है और जो कलेक्टिंग डक्ट है, इससे इस नेफ्रॉन के इन दो जगहों पर, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और कलेक्टिंग डक्ट के पॉइंट पर, के रीजन पर इजाफी पानी जो है, जो कि आगे जाकर यूरिन की शक्ल में ज़ाया हो रहा है, जिस्म से निकल रहा है, वो क्या हो जाता है? वो रीअब्ज़ॉर्ब हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि ये नेफ्रॉन जो है इसकी दीवारें परमिएबल हो जाती है फॉर द वाटर, तो वाटर इन दो जगहों पर वो जो आगे जाकर यूरिन की शक्ल में जो पानी ज़ाया होने वाला था वो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के ज़रिए से यहाँ से पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज तक आ जाता है, और कलेक्टिंग डक्ट से भी निकलकर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से तक आ जाता है, और ये ब्लड जो है इस पानी को फिर पूरे बॉडी में जो है वो सर्कुलेट करता है, और वाटर जो है वो ज़ाया होने से बच जाता है, और वाटर बॉडी में या ब्लड में रिटेन हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। अब नेफ्रॉन जो है वो ज़्यादा पानी को जो है वो ज़ाया नहीं होने देता, और ब्लड को जो है इजाफी H2O जो है वो जो है ब्लड को वापस मिल जाता है। लिहाजा इसका नतीजा ये होता है कि मोर वाटर रिटेन इन ब्लड और बॉडी में जो है वो पानी जो है वो रिटेन हो जाता है, वो महफूज रह जाता है। अब जब ज़्यादा पानी यहाँ पर जिस्म में रिटेन हो रहा है, वो यूरिन की शक्ल में वो नहीं जा रहा है, तो इस वजह से यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होता है। गर्मियों के मौसम में ये कॉमन ऑब्जर्वेशन भी है कि यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड भी हो जाता है, और उसकी वॉल्यूम या मिकदार जो है वो भी कम हो जाती है। अच्छा, जब वाटर की मिकदार जिस्म में बराबर हो गई है, वो इनफ हो गई है, काफ़ी मिकदार में वाटर जो है वो जिस्म में मौजूद है, तो फिर क्या होता है? फिर यहाँ पर जो स्टिमुलस स्टार्ट हुआ था, बॉडी हैज़ लेस H2O, पानी जब कम था हमारे जिस्म में, तो ये एक स्टिमुलस था। तो जब अब पानी बराबर हो गया है, ज़्यादा ADH की वजह से जो है वो नेफ्रॉन ने अपनी एक्टिविटी की, और ज़्यादा वाटर जो है वो ब्लड को वापस मिल गया, तो जिस्म में पानी की मिकदार कंप्लीट हो गई, बराबर हो गई और काफ़ी हो गई। तो ये जो है ये एक एंड प्रोडक्ट है, ये अब नेगेटिव फीडबैक अपना काम करेगा, और ये जो है इस स्टिमुलस को जो है वो रोकता है। ये स्टिमुलस फिर मज़ीद जो है वो बरकरार नहीं रहता, और हाइपोथैलेमस को जो है वो कम पानी का जो स्टिमुलस नहीं मिलता, लिहाजा ये फिर ADH आगे पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो एक्टिवेट नहीं होगा, वो स्टिमुलेट नहीं होगा, और ज़्यादा ADH रिलीज़ नहीं होगा। लिहाजा ये जो है
वाटर जो है वो फिर यूरिन की शक्ल में भी चला जाएगा। लिहाजा ये प्रोसेस जो है ये क्या होता है, ये नेगेटिव फीडबैक कहलाता है कि एक प्रोसेस का प्रोडक्ट जो है, एंड प्रोडक्ट, वो इसी प्रोसेस का स्टिमुलस जो है वो रिड्यूस करता है या रोकता है या उसको कम करता है। नेक्स्ट हमारे साथ है पॉजिटिव फीडबैक। पॉजिटिव फीडबैक की डिफिनीशन हम इस तरह कर सकते हैं, द एनहेंसिंग और एम्प्लीफिकेशन ऑफ एन इफेक्ट बाय इट्स ओन इन्फ्लुएंस ऑन द प्रोसेस विच गिव राइज टू इट। यानी एक प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है और उसमें एक पॉइंट पर एक स्टेज ऐसा आ जाता है कि उसमें एक इफ़ेक्ट हो जाता है और वो इफ़ेक्ट जो है अपनी ही इस ख़ुद की जो प्रोसेस है वो जो कंटिन्यू हो रहा था उसको मज़ीद एनहेंस करता है या इसको जो है वो उसमें इजाफ़ा करता है, उसको जो है एम्प्लीफाई करता है, उसमें तेज़ी लाता है। इसकी एक और डिफिनीशन, सिंपल सी डिफिनीशन हम इस तरह भी कर सकते हैं, अ प्रोसेस इन विच द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ एन एक्शन एम्प्लीफाइज और एनहेंसेस द ओरिजिनल इफेक्ट। यानी एक प्रोसेस हो रहा है और उसमें एंड प्रोडक्ट जो है, जो एंड में हमारे साथ जो एक प्रोसेस हो जाता है, एक प्रोडक्ट आ जाता है, वो अपनी इस प्रोसेस को जो है वो क्या करता है, वो मज़ीद एनहेंस करता है या एम्प्लीफाई करता है। एग्जांपल से हम इस चीज़ को इस पॉजिटिव फीडबैक को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एग्जांपल क्या है, चाइल्ड बर्थ या चाइल्ड जो डिलीवरी होती है उसकी स्टार्ट किस तरह होती है, जब प्रेगनेंसी या गेस्टेशन पीरियड जो है 9th मंथ्स का कंप्लीट हो जाता है तो हेड ऑफ द बेबी जो होता है वो क्या कर देता है, वो सर्विक्स को पुश करता है। जो बर्थ कैनाल है जहाँ से बेबी की बर्थ होगी उसको सर्विक्स कहा जाता है और इस सर्विक्स को वो जो है पुश कर देता है। जब ये सर्विक्स के मसल्स को इनकी जो सर्विक्स का जो लेयर है उसको जो है वो पुश कर देता है बेबी हेड, तो क्या हो जाता है, एक इम्पल्स जो है वो न्यूरॉन के ज़रिए पहुंच जाता है ब्रेन को। ब्रेन जो है नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सर्विक्स टू ब्रेन, वो जो है ट्रांसमिट होता है टू द ब्रेन। एक इम्पल्स, एक पैगाम जो है ब्रेन तक पहुंच जाता है ऑफ द मदर, जो जिसकी डिलीवरी हो रही है उस मदर की क्या होता है, एक इम्पल्स जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है। अब ब्रेन क्या करता है, ब्रेन स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सिक्रीट ऑक्सीटोसिन। ब्रेन को पता चल जाता है कि भाई डिलीवरी का टाइम हो गया है, बेबी बर्थ का टाइम हो गया है, लिहाजा ब्रेन क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है और पिट्यूटरी ग्लैंड रिस्पांस में क्या करता है, वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो रिलीज़ कर देता है। अब ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है ये ब्लड के ज़रिए यूट्रिस तक पहुंच जाता है। यूट्रिस उस सेक लाइक स्ट्रक्चर को कहा जाता है, एक तेला सा है जिसमें बेबी अंदर मौजूद होता है और वो ऑक्सीटोसिन जो है वहाँ तक पहुँच जाता है, यूट्रिस तक पहुँच जाता है। आगे क्या करता है, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेट्स यूटराइन कंट्रैक्शंस टू एंड पुशेस द बेबी टूवर्ड्स द सर्विक्स। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो यूट्रिस के मसल्स को जो है वो उसमें कंट्रैक्शन पैदा करता है और उसमें जो है उसको कंट्रैक्ट करता है। इसकी मिसाल हम इस तरह ले सकते हैं, अगर एक आपके पास एक बैलून है, एक गुब्बारा है, उसमें पानी भरा हुआ है और उसका जो ओपनिंग है वो आपने नहीं बांधा है, तो उस पानी को गुब्बारे के अंदर जो पानी मौजूद है, अगर आप गुब्बारे पर बाहर से प्रेशर बढ़ाएंगे, उसको दबाएंगे, तो वो पानी जो है उस गुब्बारे से बाहर निकलेगा। इसी तरह यूट्रिस के अंदर जो है बेबी मौजूद है और अगर यूट्रिस की दीवारें जो है उस पर प्रेशर बढ़ेगा तो वो जो है वो बेबी को जो है यूट्रिस से बाहर निकालेगा, वो जो है उस पर प्रेशर की वजह से बेबी जो है वो यूट्रिस से बाहर निकलेगा। लिहाजा ये एक साइकिल की शक्ल में ये प्रोसेस, ये फीडबैक होता है और जैसे ही मज़ीद बेबी हेड जो है वो सर्विक्स को पुश करता है तो एक मज़ीद जो है एक दूसरा इम्पल्स जो है वो ब्रेन तक पहुंच जाता है और इसी तरह ब्रेन मज़ीद जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन खारिज करता है। ऑक्सीटोसिन मज़ीद जो है यूट्रस तक ज़्यादा मिकदार में पहुंचेगा तो ज़्यादा कंट्रैक्शन होगा और बेबी की बर्थ जो है वो मज़ीद जो है वो सर्विक्स की तरफ होगी और बेबी जो है उसकी बर्थ या डिलीवरी इस तरीके से होती है। जितना ज़्यादा जो है बेबी पुश करेगा उतना ज़्यादा जो है ब्रेन को इम्पल्सेस जाएंगे और इसी तरह ऑक्सीटोसिन ज़्यादा रिलीज़ होंगे, हार्मोन ज़्यादा रिलीज़ होंगे। यही हार्मोन जो है ये यूट्रस पर एक्शन करेंगे और यूट्रस के मसल्स जो है उसमें कंट्रैक्शन पैदा होगा और इसी तरह बेबी की बर्थ जो है वो आसानी से हो जाती है।
हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक, यानी बाज़ औक़ात पॉजिटिव फ़ीडबैक जिस तरह हमने डिस्कस किया है पहले, ये पॉजिटिव फीडबैक बाज़ औक़ात ख़तरनाक भी हो सकता है, हार्मफुल भी होता है। तो वो कौन से केसेस है कि जिसमें पॉजिटिव फीडबैक जो है वो ख़तरनाक साबित हो सकता है जिस्म के लिए, बॉडी के लिए। तो फीवर और इसके अलावा ब्रीदिंग इन एयर विद हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, ये दो मिसालें हम डिस्कस करेंगे और इससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह पॉजिटिव फीडबैक जो है वो जिस्म के लिए, बॉडी के लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो फीवर यानी बुखार जो है, बुखार बाज़ औक़ात ज़्यादा टम्परेचर जब हो जाता है तो वो जो है हमारे जिस्म में कुछ ऐसी चेंजेस या तब्दीलियाँ ले आती हैं कि जिसकी वजह से बुखार मज़ीद ज़्यादा होता है और टम्परेचर जो है बॉडी का इंक्रीज़ होता रहता है, उसमें इंक्रीज़ आता है। तो हाई फीवर काजेज़ मेटाबॉलिक चेंजेस, हमारे जिस्म में जब टम्परेचर उसका बढ़ जाता है, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट जो है हमारे बॉडी का नॉर्मल टम्परेचर है, तो जब उससे ये ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे जिस्म में कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस आ जाती है, कुछ ऐसी चेंजेस, कुछ ऐसे रिएक्शंस हो जाते हैं जिसकी वजह से बॉडी का टम्परेचर मज़ीद बढ़ता रहता है और आगे बहुत ज़्यादा टम्परेचर जो है वो चला जाता है। तो दीज मेटाबॉलिक चेंजेस पुशेस द फीवर हायर एंड हायर, ये मज़ीद टम्परेचर को बढ़ावा देते हैं, ज़्यादा होता है टम्परेचर इसकी वजह से, मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से। रियरली, बहुत कम केसेस में बॉडी टम्परेचर में रीच टू 113 डिग्री फ़ारेनहाइट, 98 से 113 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ये अगर पहुंच जाए, बहुत कम केसेस में ये चला जाता है, इस लेवल तक आता है, लेकिन अगर ये पहुंच जाए तो इस लेवल पर सेलुलर प्रोटीन स्टॉप वर्किंग, इस लेवल पर हमारे जिस्म के अंदर जो प्रोटीन्स है, सेल्स के अंदर जो प्रोटीन्स है, जो केमिकल्स है, जो कि रिएक्शन करते हैं, जो एंजाइम्स है, तो वो क्या कर देते हैं, वो अपना फंक्शन जो है वो स्टॉप कर देते हैं। वो मज़ीद इतनी ज़्यादा टम्परेचर में फिर वो अपना फंक्शन नहीं कर सकते और वो डिसइंटीग्रेट होते हैं, वो जो है डीनेचर हो जाते हैं ज़्यादा टम्परेचर में। लिहाजा इस वजह से मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है, हमारे जिस्म के रिएक्शन स्टॉप हो जाते हैं, प्रोसेस स्टॉप हो जाते हैं, और जब मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है तो इससे डेथ भी काज हो सकता है, इससे मौत भी वाक़ हो सकती है। तो लिहाजा ये फ़ीवर जो है ये इसमें ये इतना ज़्यादा नुकसान किस वजह से हुआ? पॉजिटिव फीडबैक की वजह से, यानी टेम्परेचर जो है मुसलसल इन मेटाबॉलिक चेंजेस की वजह से मुसलसल वो जो है इसमें इजाफा होता है, पॉजिटिव फीडबैक होता है, और इस वजह से ये जो है डेथ भी काज हो सकता है। हार्मफुल पॉजिटिव फीडबैक की एक और एग्जांपल हम ब्रीथिंग के लिए ले सकते हैं। अगर हम एक ऐसी जगह पर मौजूद है जहाँ पर हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट नॉर्मल से ज़्यादा है, ब्रीदिंग इन एयर हैविंग हाई कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट, एक जगह है वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार जो है एयर में ज़्यादा है, नॉर्मल से ज़्यादा है, तो वहाँ पर एक इंसान मौजूद है, एक एनिमल मौजूद है, हाई कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर, माहौल में, एनवायरनमेंट में, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंटेंट परसेंटेज जो है वो ज़्यादा है। वहाँ पर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो ब्रीदिंग कर रहा है, वो सांस ले रहा है, तो जाहिर सी बात है वो ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड उस ब्रीथिंग के ज़रिए उसके लंग्स में जाएगा, और लंग्स से फिर ये जो है मोर कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, उस लंग्स से फिर डिफ्यूज़ होगा उसके ब्लड में, ब्लड कैपिलरीज में, ब्लड में वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में पहुंचेगा। अच्छा, तो ये ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार नॉर्मल से ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर पहुंच रहा है, लिहाजा दिस इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड इज़ सेंस्ड बाई कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर्स, हमारे जिस्म में रिसेप्टर मौजूद है, जिस तरह मेडुला पोन्स और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स हमने लिखे हैं। मेडुला पोन्स वगैरह जो है ब्रेन में मौजूद है, और ये पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर जो है ये ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं। ये यहाँ पर जो आयोटा वगैरह है वहाँ पर ये कीमो रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, लिहाजा ये कीमो रिसेप्टर जो है, कार्बन डाइऑक्साइड रिसेप्टर जो है, ये ब्लड में इजाफी कार्बन डाइऑक्साइड का ज़्यादा मिकदार जो है वो उसको सेंस कर लेते हैं। अब यहाँ पर जिस्म एक धोखा खा लेता है, जिस्म ये समझता है, ब्रेन ये समझता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ब्लड में या जिस्म में ज़्यादा इसलिए हुआ है क्योंकि ब्रीथिंग स्लो हो रही है, ब्रीथिंग का रेट कम है। अगरचे वजह ये नहीं होती, वजह तो एनवायरनमेंट में है, क्योंकि एनवायरनमेंट या एयर में कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट ज़्यादा है।
लिहाजा यहाँ पर जिस्म ये देवका लेता है कि ब्रीदिंग चूँकि जिस्म ये समझता है, ब्रेन ये समझता है कि ब्रीदिंग का रेट कम है, स्लो ब्रीदिंग हो रही है या कम रेट कम है, ब्रीदिंग का रेट जो है वो तादाद कम है, लिहाजा वो ब्रीदिंग को इंक्रीज़ करने की कोशिश करता है, ब्रीदिंग को इंक्रीज़ करता है। दीज रिसेप्टर्स कॉजेज ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़, ये रिसेप्टर जो है वो ब्रेन को पैगाम पहुंचा देते हैं और मेडुला और पोन्स वगैरह जो है ब्रीदिंग के रेट को इंक्रीज़ कर देते हैं। ब्रीदिंग का रेट जितना इंक्रीज़ होगा, माहौल में ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो वो मज़ीद इनहेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड की मज़ीद इनहेलेशन आप करेंगे, लिहाजा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आपके जिस्म में जाएगा, आपके लंग्स में जाएगा, आपके ब्लड में जाएगा और इसी तरह ब्रीदिंग मज़ीद इंक्रीज़ होगा क्योंकि ये प्रोसेस, ये रिसेप्टर मौजूद है और वो मज़ीद ब्रीदिंग को फास्टर बनाएंगे, लिहाजा ब्रीदिंग बिकम फास्टर एंड फास्टर, मज़ीद जो है ब्रीदिंग आप करेंगे। और जितना आप, क्योंकि जगह पर कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा है तो जितना आप ब्रीदिंग रेट इंक्रीज़ होगा उतना ही ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड आपके जिस्म में अंदर जाएगा और आपके ब्लड में जाएगा, लिहाजा ये भी फेटल हो सकता है, ये भी जिस्म के लिए जो है ख़तरनाक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि हेमियोस्टेसिस जो है इसमें पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक किस तरह अपना फंक्शंस करते हैं, काम करते हैं। उम्मीद है आपने बहुत कुछ समझा होगा, सीखा होगा और नेक्स्ट होमियोस्टेसिस के चैप्टर में हम आगे मज़ीद टॉपिक डिस्कस करेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप नए आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन बर वक्त हासिल कर सकें। शुक्रिया।